गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज धरा श्रीवास्तव, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारे सामने एक नया चैप्टर है फ्रॉम आवर बुक हनीसकल। दिस चैप्टर इज अबाउट द बैनियन ट्री। एक लड़का है जो कि बैनियन ट्री के पास बैठा है और जो भी चीज़ें वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसको वो यहाँ पर नरेट कर रहा है। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अपनी बुक अ पैक्ट विद द सन में एक चैप्टर पढ़ा था अबाउट द मैंगूज एंड द स्नेक एंड देयर फाइट। हमने देखा था जो मैंगूज है वो फाइट करता है स्नेक से, किल करता है स्नेक को। और तब हमने ये समझा था कि मैंगूज जो होते हैं वो कितने स्मार्ट होते हैं और कितने फास्ट और एक्टिव होते हैं कि वो एक स्नेक को किल कर सकते हैं। एक स्नेक एक स्ट्राइकिंग पोजीशन लेता है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि वो खड़ा होता है, अपनी फन को निकालता है और फिर वो ऐसे करके एक बार की वो डिप मारता है। उसके बाद फिर वापस से वो स्ट्रेट होता है, फिर पोजीशन गेन करता है, फिर वो डिप मारता है। तो ये जो उसका टू एंड फ्रो का मोशन है, इसी के बीच में मैंगूज एक पॉइंट पाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि स्नेक की डेथ हो जाती है। ठीक, तो ये होता है मैंगूज का अटैकिंग, द होल एक्टिविटी बिहाइंड द अटैक। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि जो मैंगूज होते हैं वो बेसिकली एनिमीज होते हैं विद द स्नेक। आइए ये स्टोरी देखते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या है। जो लड़का है वो अपने दादाजी के घर पर है और वहाँ पर एक बैनियन ट्री है, बैनियन यानी बरगद का पेड़ है, और वो वहाँ पर देख रहा है कुछ जो कि वो हमें अब बता रहा है। Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. हालांकि जो घर है वो मेरे दादाजी का है, जो ग्राउंड है, जो जगह है वो मेरे दादाजी की है, लेकिन ये जो विशालकाय बैनियन का ट्री है वो मेरा है। वो बैनियन का ट्री मेरा है क्योंकि अब दादाजी 65 ईयर्स के हो चुके हैं और अब वो इस पर नहीं चढ़ सकते। मैं यंग हूँ, मैं इस पर चढ़ सकता हूँ, तो ये बैनियन ट्री मेरा है। और यहाँ पर बैनियन ट्री को ओल्ड बोला गया है, इसका मतलब कि बैनियन ट्री पुराना होगा। Its spreading branches, which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. Among them were squirrels and snakes and butterflies. जो ट्री है उसकी जो विशालकाय पेड़ है, उसकी जो शाखाएं हैं वो हर तरफ फैली हुई हैं। ठीक, और उनके ऊपर से रूट्स जो हैं, आपने देखे होंगे बैनियन रूट में स्टिल्ट रूट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसरी रूट्स होते हैं जो टॉप से बॉटम गिरते हैं। स्टेम में से, ब्रांचेस में से कुछ रूट्स नीचे ज़मीन की तरफ आती हैं, तो वो सब कुछ वहाँ पर था। और उसको देख करके जो हमारा ऑथर है उसको बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता था। वहीं पर उसे मिलती थी स्क्विरल्स, गिलहरियाँ, सांप दिखते थे और बटरफ्लाइज भी दिखती थी। देयर वर द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, ओल्डर देन द ग्रैंडफादर, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ। जो ट्री है, जो पेड़ है, वो बहुत पुराना है। हाल वो तो दादाजी से भी ज़्यादा पुराना है। दादाजी क्या, जितना पुराना ये देहरादून शहर है, देहरादून सिटी है, उससा उतना ही पुराना लगभग ये ट्री है। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज, मैं खुद को इनकी शाखाओं में छुपा लेता था। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन वर्ड बिलो, मैं ऊपर चढ़ के इसकी पत्तियों में छुप करके सब कुछ देख सकता था कि नीचे क्या हो रहा है। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल, जो मेरी पहली दोस्त बनी वो कौन थी? एक छोटी सी ग्रे कलर की स्क्विरल। आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इन टू द एयर, he seemed at first to resent my invasion of his privacy, but when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, he became friendly. स्टार्टिंग में जो वो थी, जो गिलहरी थी, उसको लगता था कि मैं उसका दुश्मन हूँ, पर धीरे धीरे जब उसको समझ में आया कि मैं उसकी प्राइवेसी के साथ कोई भेद नहीं कर रहा, मैं उसकी लाइफ के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, और मेरे पास ना ही कोई गुडदेल है, कैटापुल्ट है, और ना ही कोई एयर गन है जिससे कि मैं उसको हर्ट कर सकूँ, तो धीरे धीरे वो गिलहरी मेरी फ्रेंड बन गई। And when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew old bold and was soon taking morsels from hand. Now, अब धीरे धीरे मैं उसके लिए केक, बिस्किट और ये सब चीज़ें उसके खाने के लिए ले जा रहा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो खाने के टुकड़े मेरे हाथों से लेकर के खाना शुरू कर दिया करी, जिससे कि मेरी उसकी फ्रेंडशिप काफ़ी स्ट्रांग हो गई।
Before long, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. कुछ टाइम तो वो मेरे पॉकेट में घुस घुस करके अपने लिए खाने की चीज़ें भी ढूंढने लग रही थी वो गिलहरी. ही वॉज अ यंग स्क्विरल, वो एक यंग स्क्विरल था. एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रोबेबली थॉट हिम फूलिश एंड हेड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ वुमेन. और शायद उस गिलहरी के जो घर वाले थे वो उसे बेवकूफ़ समझते थे कि उसने एक ह्यूमन पर, एक इंसान पर भरोसा किया, यानी मुझ पर भरोसा किया. ऐसा उसके घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसे फूलिश कहते थे. In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, parrots, myna and crows squabbling with one another. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. अब स्प्रिंग के समय में, बसंत के समय में जो बैनियन ट्री था उसके ऊपर खूब सारे लाल रंग के फिग के फ्रूट लगते थे. फिग एक तरह का फ्रूट होता है, ठीक है. उसे मतलब बेसिकली अंजीर कहा जाता है. आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई विल गेट टू नो, ठीक है. तो उस पर तो वो रेड फिग लगते थे और उसको खाने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए खूब सारी बर्ड्स के झुंड वहाँ पर आया करते थे. फ्लॉक मतलब झुंड, खूब सारे. द रेड बॉटम बुलबुल, बुलबुल जिसका बॉटम लाल कलर का होता है, खूब वो जो खूब चेयरफुल होती है और खूब लालची होती है. पैरट्स, मैना एंड क्रोज स्क्वॉबलिंग विद वन एंड अनदर, खूब सारे. फिर ये जो भी बर्ड्स थे, मैना थी, क्रो थे, कौवे थे, पैरट थे, तोते थे, ये सब भी वहाँ पर आया करते थे. ड्यूरिंग द फिग सीज़न, फिग का जो मौसम होता था, फिग जो फ्रूट होता था उसके सीज़न में सबसे ज़्यादा शोरगुल बैनियन ट्री पर ही हुआ करता था. पूरे गार्डन में सबसे ज़्यादा शोरगुल बैनियन ट्री पर होता था. कब? फिग के सीज़न में. Halfway up the tree, I had built up a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. उस तने पे, उस जो पेड़ पे कम से कम आधी दूर तक मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म बना करके अपने लिए स्थित बैठने लायक एक अच्छी जगह बना करके उसको व्यवस्थित कर लिया था, जिस पे कि मैं अपनी दोपहर बिताया करता था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी. I could read there propping myself against the tree with a cushion from the living room. मैं लिविंग रूम से एक कुशन उठा करके लाता था, वहाँ पर खुद को रखता था, कुशन को बैठता था और वहाँ पर बैठ के मैं रीड किया करता था. ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिट वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बैनियन ट्री लाइब्रेरी. ये तो कुछ बुक्स के नाम हैं जो कि जो हमारा ऑथर है वो पढ़ा करता था वहाँ पर बैठ करके, और उसने बैनियन ट्री को अपनी लाइब्रेरी बना रखा था. When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below, and one on particular afternoon I had a grandstand view of the classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. और एक दिन जिस दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, उस दिन मैं ऊपर पत्तियों में से नीचे ज़मीन पर देख रहा था, नीचे की दुनिया को देख रहा था, एंजॉय कर रहा था. तभी उस दिन मुझे एक बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल गया, बहुत ही ग्रैंड व्यू देखने को मिल गया. और वो क्या था? वो था मैंगूज़ और कोबरा की एक फ़ाइट, जिसके बारे में हमने डिस्कस करा है और हम आगे भी पढ़े हैं, पीछे पढ़ चुके हैं मतलब, और हम आगे भी हम सुनने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या व्यू देखा हमारे ऑथर ने. द वार्म ब्रीजेज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस. अब क्योंकि दोपहर में गर्म हवा चलती है स्प्रिंग में, ठीक है, तो जो गार्डनर था, माली था, वो तक घर के अंदर जा चुका था, वहाँ पे कोई था नहीं. आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, मुझे भी खुद बहुत नींद आ रही थी. वंडरिंग इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड द बफेलोज. मुझे इतनी नींद आ रही थी, आलस आ रही थी कि मेरा खुद का मन कर रहा था कि मैं तालाब में जा कर के एक स्विम लगाऊँ, तैराऊँ रामू के साथ और उसकी भैंसों के साथ. When I saw a huge black cobra gliding out of the clump of cactus, लेकिन जब मैंने देखा कि एक कोबरा कैक्टस के झुंड में से, कैक्टस के पौधों में से बाहर की तरफ आ रहा है, और उसी समय एक मैंगूज एमर्ज फ्रॉम दी बुशेज एंड वेंट स्ट्रेट फॉर दी कोबरा, और वहीं पर एक मैंगूज झाड़ियों में से निकल के सीधे कोबरे की तरफ जा रहा है, तो मैं थम गया. In a clearing beneath the banyan tree, in bright sunshine, they came face to face. और फिर वो banyan tree के नीचे खूब चमचमाती धूप में वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए. कौन आ गए? The cobra and the mongoose.
The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a super fighter, clever and aggressive. But the cobra too was a skillful and experienced fighter. जो कोबरा था वो ये जान रहा था कि उसके सामने जो मैंगूज है वो लगभग जो 3 फीट लंबा है वो बहुत ही अच्छा फाइटर है, वो क्लेवर भी है और वो गुस्से में भी है, वो अग्रेसिव भी है। लेकिन जो कोबरा था वो खुद भी एक बहुत ही स्किलफुल, बहुत ही अच्छा तजुर्बेदार एक्सपीरियंस फाइटर था। ठीक है, ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट। वो इतनी तेज़ी से घूम सकता था, इतनी तेज़ी से मूव कर सकता था और इस बिजली की तरह से, जो बिजली की तेज़ी से वो अटैक भी कर सकता था। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। और उसके जो एक तरह से उसके जो फैंग्स, उसके जो दांत थे, जो भी जिससे कि वो डंक मारता या कसता, उसके पीछे जो उसके पॉइजन के जो सैक थे, जो उसका जो स्टोरेज था पॉइजन का, वो बहुत ही डेडली था। बहुत ज़्यादा पॉइजन उस कोबरा के अंदर था। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस। और वो जो फाइट होने वाली थी वो चैम्पियंस के बीच की फाइट होने वाली थी। हिसिंग डिफ्लेंस, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacle hood. The mongoose buzzed his tail and the long hair in his spine stood up. अब क्या हुआ? अब जो कोबरा था वो एकदम हिस का साउंड करते हुए, वो अपनी जीभ को बाहर अंदर बाहर करते हुए, वो एकदम अपनी हाइट्स का आधा फीट, मतलब 6 फीट की का जो कोबरा था वो अपने 3 फीट हवा में उठ गया। और फिर उसने अपने फन निकाल लिए और वो एकदम बाइट करने के या के उस पोजीशन में आ गया। अब जो मैंगूस था वो भी पूरी तरह से तैयार था और उसके भी जो बड़े बड़े बाल थे उसके स्पाइन पर, उसकी रीढ़ की हड्डी पर, वो सब खड़े हो गए और वो भी बिल्कुल तैयार था अपनी पोजीशन के साथ, अटैकिंग पोजीशन के साथ। दो द कॉम्बेटेंट मतलब जो लोग फाइट करते हैं, जो भी लोग जिन दो लोग के बीच में फाइट होती है उन्हें कॉम्बेटेंट्स कहते हैं। कॉम्बैट मतलब फाइट्स और कॉम्बेटेंट्स मतलब फाइटर्स। दो द कॉम्बेटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ द 2 स्पेक्टेटर्स। जो दोनों नीचे थे वो दोनों ये तो नहीं जान रहे थे कि मैं ऊपर बैठा हूँ, लेकिन उनके व्यू को देखने, उनके फाइट को देखने 2 लोग और आ गए थे। कौन 2 लोग आ गए थे? वन वॉज अ मैना एंड द अदर वॉज अ क्रो। तो एक मैना और एक कौवा दोनों वहाँ पर फाइट देखने आ गए थे। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस ऑफ बैटल्स एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम। वो समझ गए थे कि यहाँ पर युद्ध की तैयारी हो रही है, इसलिए दोनों ने अपनी अपनी जगह ले ली और फाइट को देखने के लिए वो दोनों कैक्टस पर बैठ गए। दे हैड बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोल ऑफ देम। वो दोनों सिर्फ देखने आए थे तो उन दोनों को तो कोई हार्म था नहीं। असली फाइट तो कोबरा और मैंगूस के बीच में ही चल रही थी। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, swaying slowly from one side to side, trying to mesmerize the mangoes into making a false move. But the mangoes knew the power of his opponent's glassy, unwinkling eyes and refused to meet them. जो कोबरा था वो एकदम अपने डिफेंस में खड़ा था, वो खुद को बचाने के लिए, और वो दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं ऐसे घूम रहा था, लेफ़्ट राइट। वो ये सोच रहा था कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो जो मैंगूज़ होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इधर जाने वाला हूँ कि इधर जाने वाला हूँ, और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो तुरंत मैं उसको बाइट कर लूँगा। लेकिन जो मैंगूज़ था वो तो बहुत स्मार्ट था, बहुत क्लेवर था। वो ये समझ रहा था कि इसकी चालाक आँखों में मुझे नहीं आना है। जो स्नेक है वो मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं बहकना है। और वो लगातार एकदम एकटक कोबरा को के हुड को ही देख रहा था और इस तरह से फाइट स्टार्ट हो गई। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, द मैंगूज मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड। जैसे ही मैंगूज कोबरा की तरफ बढ़ा तो कोबरा ने मैंगूज ने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो लेफ़्ट जा रहा है जबकि वो चला गया राइट। प्रिटेंड करना मतलब एक्टिंग करना या बहाने बनाना। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और इसी तरह से जो कोबरा था वो उसने स्ट्रक किया, उसने हिट किया, मारा। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मैंगूज। उसका सर इतनी तेज़ी से नीचे आया स्नेक का कि ऑथर को लगा कि अब तो मैंगूज नहीं बच पाएगा। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड। लेकिन जो मैंगूज था वो तुरंत दूसरी साइड पर कूद गया। जिस तरफ कोबरा ने अटैक किया वो बिल्कुल उसके बगल वाली साइड पर मैंगूज कूद गया।
एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज कोबरा, और कोबरा की तरह ही बहुत तेज़ी से उसने मूवमेंट शो की. बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच. तुरंत पास आया, कोबरा के बैक पे उसने बाइट किया और फिर वापस भाग गया. At the same moment that the cobra struck, the crow and the myna hurled themselves at him, only to collide heavily in mid-air. Shriekingly insults at each other, they returned to the cactus plant. A few drops of blood glistened on the cobra's back. और उसी समय क्या हुआ, जब कोबरा के पीछे उसने स्ट्रक किया था, तो फिर जो क्रो थे और जो मैना थे वो दोनों भी उसके सामने आ गए. ठीक है, वो दोनों बीच हवा में एक दूसरे से मतलब लड़े, लेकिन जब उनको ऐसा फील हो गया कि उनकी इंसल्ट हो रही है और वो फाइट का पार्टिसिपेंट नहीं है, वो फाइट नहीं कर पाएंगे, वो दोनों वापस जाके कैक्टस के प्लांट पर बैठ गए. और क्योंकि कोबरा के बैक पे चोट लगी थी, उसने बाइट किया था, तो इसलिए कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड कोबरा के बैक पर दिखने लगे. द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड. कोबरा फिर स्ट्राइक किया, लेकिन फिर वो मिस हो गया, मैंगूज को हिट नहीं कर पाया. Again the mangoes spread aside, jumped in up and bit. Again the birds dived at the snake, but bumped into each other instead and returned shrieking to the safety of the cactus. फिर क्या हुआ, फिर मैंगोज आया, फिर उसने स्नेक पे जंप किया, फिर स्नेक को बाइट किया. फिर जो बर्ड्स थी वो दोनों भी आई स्नेक को बाइट करने, क्रो एंड मैना, बट वो फिर आपस में लड़ गई एक दूसरे से, और फिर उनकी टक्कर हो गई और फिर वो वापस कैक्टस के पास चली गई. द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स. और इसी तरह से तीसरे राउंड भी वही हुआ, सेम चीज़ें हुई, बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस. लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ. क्या हुआ अलग? द क्रो एंड द माइना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रिसीडिंग्स डाइव्ड एट द कोबरा. जो कौवा और मैना थे वो दोनों फिर क्योंकि उन्हें तो मौके का फ़ायदा उठाना था, वो चाह रहे थे कि वो स्नेक पे अटैक कर दें, इसलिए वो दोनों फिर से डाइव किए, फिर से आए कोबरा की तरफ, लेकिन वो एक दूसरे को इस तरफ मिस कर गए. मैना फ्लू ऑन एंड रीच दिस पर्च, बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन द मिड एयर एंड टर्न बैक. इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू, द कोबरा विप्ड हिज हेड बैक एंड स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स, हिज स्नाउट थ्रडिंग अगेंस्ट द क्रोड बॉडी. तो इसमें क्या हुआ, इसमें मैना तो उड़ गई इस बार जब वो कोबरा की तरफ आए, लेकिन जो क्रो था उस पर अटैक हो गया कोबरा का. I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. It fluttered about for a while and lay still. The myna remained on the cactus plant. तो जो क्रो था उसके ऊपर क्योंकि पॉइजन इंजेक्ट हो गया था, तो अब क्रो तो ही डाइड, बट द मैना वॉज स्टिल देयर. वो कैक्टस के प्लांट पर अभी भी बैठी हुई थी. द स्नेक एंड द मैंगोज रिटर्न टू द फाइट. और अब इसके बाद स्नेक और मैंगोज वापस में अपनी फाइट पे चालू हो गए. वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन. और फिर ये सोचा कि अब दूसरी बार अब हम कोई इंटरफेरेंस इनकी फाइट में नहीं करेंगे. द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द मैंगोज वॉकिंग फेयरलेसली अप टू इट. अब धीरे धीरे जो कोबरा था वो कमज़ोर पड़ रहा था और मैंगोज उसके ऊपर चढ़ता ही जा रहा था. Raised himself at his short leg and with a lightning snap he bit the big snake by the snout. The cobra writhed and lashed about in a frightening manner and even coiled itself about the mangoes, but to no avail. The little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle and then smelt along its quivering length, gripped it round and hood and dragged it into the bushes. Now what happened? अब क्या हुआ? जो कोबरा था वो धीरे धीरे वीक पड़ रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी उसके ब्लड ब्लीडिंग हो रही थी क्योंकि उसको कई बार मैंगूज ने बिट कर लिया था. अब क्या किया, तो अब इस बार जो मैंगूज था उसने खुद को आधा रेज किया, अपने छोटे छोटे पैरों के ऊपर वो खड़ा हुआ और फिर वो बिग स्नेक के ऊपर बार बार उसने हर्ट किया. इसके बाद क्या हुआ कि जो कोबरा था वो एकदम डर के मारे अपनी दर्द की वजह से खुद को वो कॉइल कर लिया मैंगूज के आसपास किनारे, लेकिन उसके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो मैंगूज को टाइटली कॉइल करके मतलब एक तरह से फंसा लेना कुंडली में अपने, वो फेल हो गया, ऐसा वो नहीं कर पाया. और इसके बाद ही धीरे धीरे जो स्नेक था वो स्ट्रगल करना ही बंद कर दिया क्योंकि वो इतना वीक हो गया कि वो खुद के लिए फ़ाइट भी नहीं कर पा रहा था. और उसके बाद क्या हुआ, मैंगूज ने उसको पकड़ा
ग्रिप से पकड़ा उसके हुड को, उसके सिर को, उस कोबरा के, और उसको खींचता हुआ झाड़ियों में लेके चला गया। ड्रैग मतलब खींचना, घसीटते हुए। द माइना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, फिर जो माइना थी वो धीरे से ऊपर से नीचे ग्राउंड पे गिर गई। फुदकी, हॉप्ड किया उसने, हॉप किया मतलब फुदका यहाँ से वहाँ तक, झाँका उसने उस बुशेज में, उन झाड़ियों में थोड़ी दूरी से, और फिर विद अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्लू अवे, और फिर उसके बाद वो थोड़ी सी खुश हो गई कि थैंकफुली द स्नेक इज़ नो मोर, स्नेक इज़ डेड, वो वहाँ से उड़ गई। सो दिस इज द स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ही वॉज द चाइल्ड इन द स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, और आप इसको दोबारा से रीड करेंगे, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।